मुझे बताइएगा सर कि आपने ज़माना तालिब इल्मी से अपनी सियासत का आगाज़ किया, तो उस उम्र के अंदर तो खेलने-कूदने की उम्र होती है। सियासत में किस चीज़ ने मुतासिर किया आपको आने के लिए? अब्दुल क़य्यूम खान अब्दुल क़य्यूम खान के सियासी जानशीन भी रहे हैं आप माशाल्लाह। तो उनकी शख्सियत ने आप पे क्या असर डाला? उनके बारे में थोड़ा किए, बताइए। पासपोर्ट के दफातर में किए, पीआईए में किए, जहाँ-जहाँ मुझे मौका मिला मैं लोगों को, गरीब लोगों को नौकरियाँ दे ऐसा वर्ड है अपना एक अपने तंजीम रही है 40 रोज़ा कारी कुरान। तो ये माशाल्लाह बताइएगा कि ये एक मुझे समझ नहीं है, मैं थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की है, आपसे भी रिक्वेस्ट की थी, आपने थोड़ा सा बताया था, हमारे व्यूज़ को बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि उसको हम लेके चलें। जो अहम अदारे हैं, अदलिया, फ़ौज है, पार्लियामेंट है, तो वो इसको अंदरूनी और बैरूनी खतरा से कैसे बचाया जा सकता है? आपका विजन है, आपसे बताइए। तो वो क्या प्रोजेक्ट है? थोड़ा सा सुना बड़ा यूनिक है, पाकिस्तान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहले से नहीं बना, तो क्या उसकी मुनफरदियत क्या है उसकी? सर इंतकाल के तीसरे दिन जो है वर्किंग कमेटी ने मुझे एक्टिंग प्रेसिडेंट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। ओपन स्काई मीडिया पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज की जो हमारे साथ मौजूद शख्सियत हैं, ना सिर्फ वो सियासत बल्कि कारोबारी और समाजी जो शख्सियत की हैसियत से वो जाने जाते हैं, और उस सियासत के मैदान के अलावा और कारोबारी और समाजी मैदान में भी गहरे नक्श छोड़े हैं। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ ज़माना तालिब इल्मी से किया। अयूब खान दौर के अंदर जिद्दोजहद में वो पाबंद सलासल भी रहे। फिर इसके अलावा खान अब्दुल क़य्यूम खान के जानशीन भी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी सदर भी रहे। 1985 के अंदर वो उन्होंने कराची से मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जीता। अगर कारोबारी हवाले से देखा जाए तो कंवर एसोसिएट्स और पैरामाउंट इंजीनियरिंग के सीईओ हैं। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पे इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, तारुफ़ करवाने के लिए वो FPCCI के रहनुमा और इसके अलावा सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहम रुकन वो खदमात से अंजाम दे रहे हैं। समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शमसुद्दीन खान मेमोरियल सोसाइटी और राजपूत इंटरनेशनल सोसाइटी को इंटरनेशनल खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, कंवर कुतुबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ पे वो आए हुए थे दुबई के दौरे के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि वो इंटरनेशनल पाकिस्तान का इमेज बड़े अच्छे तरीके से वो पेश करते हैं, इसलिए वो पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आए थे, मेरी रिक्वेस्ट की उन्होंने, जब भी आते हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज करते हैं। इस दफ़ा मैंने बोला कि आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, और उनकी मेहरबानी है, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। शुक्रिया। मुझे बताइएगा सर कि आपने ज़माना तालिब इल्मी से अपनी सियासत का आगाज़ किया, तो उस उम्र के अंदर तो खेलने-कूदने की उम्र होती है। सियासत में किस चीज़ ने मुतासिर किया आपको आने के लिए? दरअसल हमारे यहाँ जो स्कूल था हमारा और कॉलेज दोनों में स्टूडेंट यूनियन होती थी, तो यूनियन में मैं हमेशा मुंतखब होता था, इलेक्शन लड़ता था। वहाँ से फिर मुझे ये शौक़ हो गया कि एक आपको इज़्ज़त मिल रही है, एक प्राइड मिल रहा है आपको, और लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं और आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, किसी की फ़ीस माफ़ करा रहे हैं, किसी को जनाब वली माफ़ी दिलवा रहे हैं, तो एक शौक़ पैदा हुआ। फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज की यूनियन का भी हमेशा प्रेसिडेंट रहा मैं, हमेशा इलेक्शन कभी हारा नहीं मैं, तो एक इनक्रेजमेंट हुई। फिर उसके बाद उस ज़माने में कराची में 52 कॉलेजेस थे, उसकी ऊपर एक बॉडी बनती थी ICB, इंटर कॉलेजिएट बॉडी। उसमें जो सदर और सेक्रेटरी होता था कॉलेज की यूनियन का, वही कैंडिडेट हो सकता था। तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से खड़ा हुआ, फिर ICB का चेयरमैन हो गया मैं। तो इस तरह मैंने पूरी कराची को फिर लीड किया, और फिर अयूब खान से भी टाकरा हो गया उसी दौर में। मैं वही कहने वाला था कि उस दौर के अंदर आपने आगाज़ किया जो उस वक़्त ज़ाहिर फुल अरूज पे डिक्टेटरशिप और ये चीज़ को उतना नहीं बिलीव करते थे, तो वो उस वक़्त क्या उनकी सियासत ने आप पे असर क्या डाला, या क्या आपने उस वक़्त अंदर रहने पाबंद सलासल की वजह क्या बनी? वो असल में कुछ डिमांड्स थी स्टूडेंट्स की, ओवरऑल पूरे कराची की। उस डिमांड्स को मैंने एज ए चेयरमैन ICB पुट किया,
लेकिन वो गौहर अयूब साहब जो बाद में मेरे साथ एमएनए भी रहे और बड़े मेरे दोस्त भी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त वो एडीसी भी थे प्रेसिडेंट के और बेटे भी थे उनके, तो उन्होंने उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई और मुझे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल में अंदर कर दिया। डीपीआर उस ज़माने में काला कानून बना था कि जिसको बंद करना है बंद कर दें, कोई नहीं पूछेगा, वो डीपीआर कहलाता था। तो डीपीआर में मुझे बंद कर दिया और इस तरह फिर मैं कराची जेल और फिर पंजाब की जेल, दोनों जेलें देख ली मैंने। तो उस वक़्त जो आपने क्या असर डाला उस वक़्त आपकी सियासत के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर? मगर ज़माना तालिब इल्मी में आप तो पुख्ता होकर निकले या डर के निकले या क्या किया फिर आपने? नहीं, वो तो बड़ी कोशिश हुई उनकी तरफ से कि माफ़ी मांग लें। कमिश्नर कराची दरबार अली शाह साहब थे कि माफ़ी मांग लें या वालदैन लिख के दे दें तो उनको छोड़ दिया जाएगा। या उन्होंने ऑफ़र किया यार लंदन चले जाओ? तो हर चीज़ ऑफ़र की जाती थी, कोई पेट्रोल पंप ले लें, कोई प्लॉट ले लें, करें जान छोड़े हमारी। लेकिन मेरे वालिद साहब भी सख्त तबीयत के आदमी थे और मैं भी कंप्रोमाइज़ करने वाला आदमी नहीं था। तो जब मैं जेल चला गया तो उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब को बुलवाया, उनसे कहा कि भाई ये आपका बेटा जो है बड़ा शरारती है और ये है वो है, तो आप अगर लिख के दे दें तो हम इसे छोड़ देते हैं, आप संभालें। तो उन्होंने कहा यार मेरे कई बेटे हैं और मैं गरीब आदमी हूँ, एक का ख़र्चा आप उठाएं तो मुनासिब रहेगा, आप ही रखें इसे। हाँ, तो वो हंस के वो टाल के चले आए। तो इस तरह हम रहे फिर। अच्छा, आप अब्दुल क़य्यूम अब्दुल क़य्यूम खान के सियासी जानशीन भी रहे हैं माशाल्लाह, तो उनकी शख्सियत ने आप पे क्या असर डाला, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर वो जो थे इतनी मुनफरद शख्सियत थे, तहरीक पाकिस्तान के लोग हैं। आप क़य्यूम खान की बड़ाई आप देख लें कि वो नेहरू, गांधी, गोलाबाई देसाई, इन सब के होते हुए भी ऑल इंडिया पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर थे और 1921 के बार क्लास थे और एलएससी से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए भी किया हुआ था। पढ़े लिखे आदमी थे, मुहिब वतन आदमी थे और कांग्रेसी थे पक्के। उन्होंने मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ किताब भी लिखी थी। लेकिन जब कायद आज़म ने उनको रिक्वेस्ट की और मजबूर किया कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो सूबे सरहद जो है ये पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ उस वक्त डॉक्टर ख़ान की हुकूमत थी, गफ़ार ख़ान वालों की, और उनका क्लेम ये था कि हुकूमत हमारी है लिहाजा ये इंडिया में ही जाएगा, हम पाकिस्तान को नहीं मानते। तो कायद आज़म ने जब फाइट किया तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जी ऐसा करते हैं कि रेफरेंडम करा लेते हैं। तो रेफरेंडम के लिए कायद आज़म के पास कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत फ्रंटियर की नहीं थी। तो इन्होंने खान अब्दुल क़य्यूम खान को अपने साथ मिलाया और उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और लीड किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को अपने साथ लिया और फ्रंटियर के तो थे ही ये। तो इन्होंने वहाँ पर भी रेफरेंडम जीता और कायद आज़म ने इनको पहला चीफ मिनिस्टर भी सूबे सरहद का बनाया, फिर फेडरल मिनिस्टर रहे कई दफ़ा वो। तो उनकी मैंने जो दयानतदारी, हुब्बुल वतनी, और मैं कहता हूँ कि ऐसा आदमी में नहीं देखा कि वज़ीर दाखिला हो एक आदमी और वजारत दाखिला से हटे, एक महीने के बाद वो छुप जाए कि मेरे घर में शक्कर नहीं, मैं मेहमानों को चाय नहीं पिला सकता। ये पोजीशन थी, मैंने खुद देखा है। टेलीफोन कट जाता था उनका कि बिल नहीं दे सकते थे वो। तो मैंने उनसे एक दिन कहा तो उन्होंने कहा यार मैं वकालत में कमाता हूँ और सियासत में गंवा देता हूँ सब, मेरे पास और तो कुछ है नहीं। नहीं, इससे बड़ी हुब्बुल वतनी क्या हो सकती है कि पक्के कांग्रेसी हों और बुक भी लिखी हो, लेकिन मुल्क की खातिर वो उन्होंने उनको दोबारा ज्वाइन कर लिया। बड़ी बात। अच्छा, उनके फिर इंतकाल के बाद आपने क़यादत संभाली और आपके सदर रहे, तो कैसा था इस एज के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी? हाँ, ये बड़ी यंग एज में मुझे ये जिम्मेदारी मिली और लोग बड़े हैरान थे। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि जो सीनियर नायब सदर होगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो इंतकाल के तीसरे दिन जो है वर्किंग कमेटी ने मुझे एक्टिंग प्रेसिडेंट कर दिया। उसके 40वें के बाद तय हुआ कि इलेक्शन होगा। हसनगढ़ी में पेशावर उनके घर पे इलेक्शन हुआ, उसमें लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं जीत गया। बड़े बड़े लोग थे वहाँ के फ्रंटियर के, उनको बड़ा बुरा लगा और उन्हें बड़ी मुखालफत की, लेकिन बहरहाल मैं जीत चुका था। और शायद मुझे उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी पोजीशन में जा रहा हूँ,
लेकिन जब दूसरे दिन अखबार जंग की बैनर हेडलाइन देखी मैंने पेशावर से जो निकलता था, तो मैंने कहा कि ये तो कमाल है। फिर मैंने बड़ी मेहनत की और पार्टी को बड़ा ऑर्गेनाइज किया, बहुत जद्दोजहद की। इस दौरान मार्शल्ला लग गया फिर ज़ाउल हक साहब का, और उन्होंने एक मजलिस शूरा बनाई। मजलिस शूरा में उन्होंने सबको ऑफ़र किया, हमने इनकार कर दिया कि हमारी पार्टी का कोई आदमी शूरा में नहीं जाएगा। पीर साहब पगारा की एक पार्टी थी, उन्होंने भी इसी, दो ही पार्टियां थी उस वक्त, उन्होंने भी इनकार कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से पीर साहब के जो लोग थे, सब मेन आदमी उनको छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने मेरे पास नवाब यामीन साहब जो हैदराबाद से MNA थे भेजा और कहा कि कंवर साहब को कहें कि हम, बुरा वक्त है ये, हम अगर एक हो जाएं तो मुस्लिम लीग मजबूत हो जाएगी। फिर मुस्लिम लीग का एक प्रोसेस हुआ, उसमें इलेक्शन हुआ, उसमें मैं मतलब सदर बन गया और पीर साहब को सदर बनाया, मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र बन गया। SM ज़फ़र साहब लॉ मिनिस्टर थे अयूब खान के, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। नवाज शरीफ साहब सूबे के सदर बन गए। मोहम्मद ख़ान जो तो खैर वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए। तो मतलब एक मजबूत पार्टी बनाई और फिर जद्दोजहद करते करते 85 के इलेक्शन में हमने पावर अचीव कर लिया। मुझे थोड़ा बताइएगा कि माशाल्लाह आप ज़माना तालिब इल्म में आपने डिक्टेटर्स का साथ नहीं दिया, आपको बंदे सलासल भी रहे, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी को फंक्शनल लीग में जम करना, वो भी प्रेशर था या कोई और हिकमत अमली थी उसके ऊपर? नहीं, फैक्चुअल पोजीशन ये थी कि हमारी जो पार्टी थी कय्यूम लीग, हम दो सूबों में मजबूत थे, बलूचिस्तान और फ्रंटियर में। पीर साहब पगारा की पार्टी दो सूबों में मजबूत थी, वो थी सिंध और पंजाब। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था और उन्होंने हमें बराबरी से हिस्सा भी दिया। 50% कौंसल में दिया, 50% मरकज़ी ओहदों में दिया। और इन सूबों में जो मेरे कंट्रोल में थे, इसमें मैंने उनकी एडजस्टमेंट की, मेन फ्रेमवर्क मेरा रहा। और उन दो सूबों में सिंध और पंजाब में फ्रेमवर्क उनका रहा, हमारी एडजस्टमेंट हो गई। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था और बहुत मजबूत हो गई पार्टी हमारी। आपने 1985 के कराची से इलेक्शन जीता और बड़ी अहम सीट थी मुनव्वर हसन साहब की, और बड़े हमेशा बड़े अच्छी लीड से वो जीतते रहे वहाँ से। तो आपने उनको शिकस्त दे दी, तो इसके पीछे अवाम से कनेक्शन था या कोई ऊपर से कोई वो भी फार्म 48 का चक्कर था? नहीं, वो ज़माने में ये इतनी बेईमानी का तस्वर नहीं था। और ये हकीकत है कि मनोवर हसन साहब बड़े ग्रेट आदमी थे, बड़े बला के मुकर्रिर थे और जमात इस्लामी के मजबूत तरीन लोगों में उनका शुमार था। बाद में वो उसके अमीर भी बने। तो जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे लोग यही कहते थे कि आपको ज़मानत ज़ब्त कराने का शौक़ है कि आप मनोवर के सामने खड़े हो गए। और एजेंसी के लोग भी यही फीडबैक देते थे पीर पगारा को कि आपके चीफ ऑर्गेनाइज़र की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, इनको कहीं कहीं और से खड़े हो जाएं। पीर साहब से जब मेरी डिस्कशन हुई, मैंने कहा पीर साहब बात ये है कि आप इन रिपोर्टों पे ना जाएं, और मैं हारूं या जीतूं, खड़ा मैं यहीं से रहूँगा क्योंकि मैं इस हलके में रहता हूँ। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं रहता यहाँ हूँ और इलेक्शन लड़ने कहीं और जाऊँ जैसे और लोग कर रहे हैं। नॉर्मली होता तो है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि जहाँ रहते हैं अगर उन्हीं का एतमाद आपको नहीं तो आप दूसरी जगह जाके क्या करेंगे। तो मैं वहीं खड़ा रहा। तो उसमें ये था कि मैंने काम बहुत किए थे। जब कय्यूम खान वज़ीर दाखिला थे तो मैंने स्टील मिल में सैकड़ों के हिसाब से आदमी भर्ती किए, नई में बन रही थी स्टील मिल। फिर FIA उनके अंडर में था, उसमें मैंने किए। शनाख्ती कार्ड उनके अंडर में था, उसमें किए। पासपोर्ट के दफातर में किए, PIA में किए। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैं लोगों को, गरीब लोगों को नौकरियाँ देता रहा और लोगों के काम करता रहा। तो उसकी वजह से मेरा इलाके के अंदर ये था कि राब्ता भी था, मैं वहाँ रहता था, बाहर के लोग आके लड़ते थे। तो वहाँ एक स्लोगन बन गया कि ये बस्ती वाला है। उन्होंने कहा आन वाला शान वाला बस्ती वाला बस्ती वाला। वो कहा जी हम बाहर वाले को वोट क्यों दें जब हमारे अपने मोहल्ले का एक आदमी खड़ा है और वो काम भी करता है। तो वो ऐसी हवा चली कि अनबिलीवेबल बड़े मार्जिन से मैं जीता। मगर मनोवर हसन साहब भी ग्रेट आदमी थे। मेरे घर के बाहर 10,000 का मजमा था उस रात को जब मैं जीता हूँ। वो आए, उन्होंने मुझे गले लगाया, मुबारकबाद दी और कहा कि मेरी पार्टी हार गई, आपका काम जीत गया। हाँ, बहुत अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइएगा कि अब माशाल्लाह उस वक़्त आप बड़ी साफ़ सुथरी सियासत की आपने 1980 से और सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो उस वक़्त की सियासत को और आज की सियासत को आप मुवाज़ना करें, मुख्तसर थोड़ा सा बताइएगा कैसे आप देखते हैं? देखिए, बात ये कि करप्शन तो शुरू से ही मैं देख रहा हूँ है। मुझे वज़ीर दाखिला खान अब्दुल क़य्यूम खान का वजारत दाखिला से उतरने के बाद एक इंटरव्यू याद है कि उनसे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने पूछा कि जनाब, आप वज़ीर दाखिला रहे, इतने ईमानदार दयानतदार तहरीक पाकिस्तान के आदमी, आपने करप्शन के लिए क्या किया? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने क्या किया और क्या कर सकता हूँ और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, जनाब, करप्शन जो है शीर मादर बन चुका है, जो इसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा उसे ख़त्म कर दिया वाह, जाएगा। वाह! ये उनका जवाब था। वाह, वाह! ये उस उस वक्त की वक़्त बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बाद में आप तस्वर करें कि क्या हालत हुई है करप्शन की। तो फी ज़माना जो इलेक्शन है ना, वो है उस पैसे की जिसके खर्च करने का आपको दुख ना हो। हाँ। समझ रहे हैं आप? मेरे पास वो पैसा कभी भी नहीं रहा। मैं रिज़्क़ हलाल वाला आदमी हूँ। कभी मैंने कर्ज नहीं लिया, कभी मैं सूद पे काम नहीं किया। मेरा अपना बिजनेस भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और मेरा स्पॉटलेस कैरियर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस में भी है, पॉलिटिक्स में भी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है सर, मैं आपके दिल से इज़्ज़त करता हूँ और अब मैंने बुलाने से पहले प्रॉपर रिसर्च की है और ख़ैर आपसे तो एक मोहब्बत का रिश्ता पुराना है, आते जाते हैं, आप रहते हैं। अच्छा बताइएगा कि आप हमेशा करप्शन फ्री सियासत की बात भी करते रहे हैं शुरू से लेके अब तक, तो लेकिन इसमें एक मुख्तसर बताइएगा कि रुकावट है कहाँ पे करप्शन फ्री सियासत में? देखिए, रुकावट जो है ना, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान दोनों ही रुकावट है और ये मिल के चलता है काम, अकेले नहीं चलता। ये बात और है कि लाइन शेयर ब्यूरोक्रेसी के पास होता है और बदनामी ज़्यादा सियासतदानों की होती है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक। तो फिर कैसे करेंगे साफ करप्शन से मुल्क कैसे चलाएंगे फिर अगर ये दोनों ही तो अहम सतून करार दिए जाते हैं? सर देखिए, डेमोक्रेसी जो है ना, मेरी नज़र में वो काबिल अमल नहीं है जब तक कि एजुकेशन ना हो वाह! और तरबियत ना हो लोगों की। आप ठीक है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहे, लेकिन अभी तक मैंने डेमोक्रेसी नहीं देखी। अभी तक, इवन टुडे, जब से मैं सियासत में हूँ, आपको डेमोक्रेसी कहीं नज़र नहीं आई। कंट्रोल डेमोक्रेसी है ये, ठीक वाह है ना? वाह! तो वो चल रही है। एजुकेशन है नहीं, तरबियत है नहीं, समझे, और कोई इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं नज़र आता है कि इसको करे, क्योंकि जो मैटर करने वाले लोग हैं उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो आम लोगों को है, तो जाएं वो जहाँ जाते हैं। तो फिर आप आज के जो नौजवान सियासतदान हैं तो वो कैसे फिर दयानतदारी को बरकरार रख सकेंगे अगर आप नहीं, वो जीत ही नहीं सकता। कोई नौजवान जो ईमानदार दयानतदार हो, वो कैसे जीतेगा? या तो कोई हवा हो ना, जैसे पीपल्स पार्टी की थी, पीटीआई की थी कोई, उसमें तो लोग निकाल लेंगे। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है इलेक्शन जीतना। नहीं, एक पार्टी ने कोशिश की करप्शन साफ करने की लेकिन वो बेचारे खुद अंदर हो गए। हाँ, नहीं, लेकिन देखिए ना, हर चीज़ का तरीका होता है। आप ग्रेजुअली तो हर चीज़ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वन नाइट में आप चाहें करप्शन ख़त्म हो जाए तो नहीं होगा। ये तो नासूर है बरसों का पुराना, जो रस रहा है। हाँ। इसको बंद करना आसान नहीं है। तो मुझे पाकिस्तान के जो अहम अदारे हैं अदलिया फ़ौज है पार्लियामेंट है तो वो इसको अंदरूनी और बैरूनी ख़तरा से कैसे बचाया बचाया जा सकता है? आपका विजन है, आपसे बताइएगा। देखिए, फ़ौज तो इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है, उसको तो अपना कोई ख़तरा नहीं है और वो हर लिहाज से तगड़े, तंजीम के लिहाज से, असले के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से और नज़्म ज़ब्त के लिहाज से उनको ख़तरा नहीं। अदलिया जो है वो कमज़ोर है। अदलिया को मजबूत अगर आप करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी चल जाएगी। अदलिया अभी तक मजबूत नहीं है मेरी नज़र में, और निचली सतह की अदलिया तो बिल्कुल ख़त्म है। आप मतलब समझ लें कि गली सड़ी है जिसमें से स्मेल आ रही है। ऊपर अभी तक शुक्र है अल्लाह का कि बचे हुए हैं लोग, लेकिन अदलिया को जब तक आप ग्रास रूट से ऊपर तक नहीं करेंगे और इंसाफ नहीं करेंगे, अब हर चीज़ मिले तो 3 शिफ्टों में कपड़ा बुनती हैं, इंसाफ क्यों नहीं 2 शिफ्टों में हो सकता है कि सुबह भी अदालत लगे, शाम को भी लगे? हो सकता है। हो सकता है ना, लेकिन नहीं होने देंगे आपको।
बात तो फिर सर वो सियासतदानों के ऊपर ही आ गई ना, फिर लॉ तो उन्होंने बनाना है, पॉलिसी तो उन्होंने हाँ, मैंने अपने दौर में बड़ी कोशिश की कि 3 शिफ्टों में अदालत में, मगर मैं नाकाम हो गया क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया और उन्होंने इतना प्रेशर डाला वकला ने कि नहीं होने दिया। जो हमारे असम्बली में वकील थे उन्होंने कहा नहीं। चलें, ये सियासत की बातें चलती रहेंगी, ये तो आपका थोड़ा सा विजन लेना था मैंने। तो कारोबार की तरफ आते हैं। माशाल्लाह आपने बड़े कामयाब अदारे चलाए हैं बिज़नेस के, जिसमें कंवर एसोसिएट्स है, पैरामाउंट इंजीनियरिंग है। तो फिर उसका बताइएगा कि आप फिर सियासत से फिर कारोबार की तरफ आ गए। सियासत तो आपको बिल्कुल अब नहीं नहीं, कर रहे। कारोबार तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। ओके। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज बैंक मैनेजर। जब बैंक नेशनलाइज होने लगे तो मैंने रिज़ाइन कर दिया ओके। क्योंकि फिर सियासत नहीं कर सकता था और मुझे सियासत करनी थी। दूसरे ये कि मेरे जहन में ये बैठ गया था कि ये सूदी काम मुझे नहीं करना चाहिए। मैं मुतासिर हो गया था किसी रिलीजन के बड़े स्कॉलर से। फिर मैंने जब रिज़ाइन कर दिया तो मुझे कैनन ऑफ जापान की एजेंसी मिल गई। आपने सुना होगा, कैनन जापान की बड़ी कंपनी है, कॉपियर है, कैलकुलेटर है, कैमरा है, ये तो उसके हम पाकिस्तान में सोल एजेंट रहे तकरीबन 20 साल और उसको हमने पूरे पाकिस्तान में दफातर इस्टेब्लिश किया, काम किया। फिर उसके बाद अल्कटेल के लिए काम किया, फिर उसके बाद साल्दो के लिए काम किया। तो इस तरह फिर हम बिज़नेस में आ गए और पूरा किया। अब फाइनली हमने देखा कि बिज़नेस भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ जाओ कोई रिश्वत मांगते। अब मेरा हमेशा रिश्वत से झगड़ा हुआ है और मैंने बड़ा नुकसान उठाया है रिश्वत के चक्कर में, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमेशा बचा रहा। तो मैंने फिर रियल इस्टेट का काम शुरू किया कि मैंने कहा इसमें किसी का लेना देना नहीं है, अपना काम है, अपना करो। और मैं करता हूँ और नहीं देता हूँ रिश्वत। मैंने अभी जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है इस्लामाबाद में लेक शोर टावर के नाम से, ये तकरीबन 27-28 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। और जब इसका नक्शा पास करने के लिए गया तो मेरे पास ब्रोकर आ गए, मेरे पीएस को मिले, उन्होंने कहा जी 5 करोड़ रुपए दें, सारा हम हर जगह से नक्शा जितने एनओसीज हैं सब लेके देंगे। वो मैंने 1 रुपया हराम है कि किसी को दिया हो, मैंने मेरिट पे अपना नक्शा पास कराया। वाह। नहीं करा तो लेकिन सर रियल एस्टेट के बारे में तो मशहूर है, जब तक फाइल को पहिए ना लगे फाइल नहीं चलती। नहीं, डिपेंड करता ना। लोग मुझे अब समझ गए हैं पाकिस्तान में कि ये पागल आदमी है, ये देना नहीं है इसने। समझे ना, किसी की मदद करनी हो ठीक है, किसी के बच्चे के स्कूल फीस भरनी है, किसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करानी है, वो मैं कर देता हूँ। कि रिश्वत के नाम पे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहते नो भाई, नफ़ा और नुकसान हो मैं नहीं देता। तो अब लोग समझ रहे हैं मुझे कि चलो लेक शोर की बात हुई है, वो मैंने आगे जाके जिक्र करना था, वो अब साथ ही करते हैं। तो वो क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा सुना है बड़ा यूनिक है, पाकिस्तान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहले इससे नहीं बना। तो क्या उसकी मुनफरदियत क्या है उसकी? सर ये लेक शोर टावर जो है ना, ये दुनिया का मुनफरद प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का नहीं। गौर फरमाइए, मैं कह रहा हूँ दुनिया का। और हर हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, एमिनिटीज़ के हवाले से, लोकेशन के हवाले से। लोकेशन हमारी ये है, टॉप सिटी जो है हमारे बड़े भाई की और भतीजे की है, उसी में ये हम बना रहे हैं लेक शोर टावर। ये एक कुदरती झील के किनारे हैं जो 95 कैनाल के ऊपर है झील। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये 10,000 गज पे है, 2 एकड़ के ऊपर। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ का और 21 मंजिला है। हम इसको जलजला प्रूफ बना रहे हैं रियल सेंस में। जनरली मैं मुख्तसर बता देता हूँ, एक पॉइंट सिर्फ आप समझ जाएंगे कि 1 स्क्वायर फीट पर लोग 5-5.5 किलो सरिया खर्च करते हैं। मैं मिनिमम 8 कर रहा हूँ। मैंने राफ्टिंग भी की है 4.5 फीट की और 250 पाइलिंग भी की है 40 फीट नीचे से। तो मेरा बेसमेंट के अंदर 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हो गया है, लेकिन मैं बना रहा हूँ। तो फिर इसकी जो आप अगर लोकेशन की बात करें, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 मिनट है, मोटरवे से 1 मिनट है। फिर अंदर आ जाएं लोकेशन पे तो झील के सामने है, इसके लेफ़्ट के ऊपर ज़ू है जो इस्टेब्लिश है, उसमें तमाम जानवर मौजूद हैं। फिर और लेफ़्ट पे आ जाएं तो मस्जिद है, 3 साइड ओपन है। इसके आगे गोल्फ क्लब है, इसके पीछे की साइड के ऊपर
स्कूल है, फिर राइट पे आगे चले जाएं तो पार्क है। ये मतलब आइडियली लोकेटेड ये प्लॉट है। मैंने आपका वो ब्रोशर देखा है, बड़े बड़े सीनियर लोगों ने आपके लिए यहाँ हैं। पाकिस्तान में जो लोग मैटर करते हैं उन्होंने लिया है, और टोटल जो मेरी सेल हुई उसका 80% ओवरसीज ने लिया है। वाह। अच्छा, फिर मैंने इंटरनल प्लानिंग जो है वो भी मुख्तलिफ की है। मसलन दरवाज़ा जो है जनरली ये आपका फ्लैट है, इसका क्या है 3 फीट तो नहीं है, कम है 3 फीट से, ढाई है बिल्कुल। समझे। मैंने 5 फीट का दरवाज़ा रखा है, डबल डोर, डबल लॉक, 5 मेरे आर्किटेक्ट ने कहा कि आपका 1.5-2 लाख का फ़र्क पड़ेगा दरवाजे पे, 437 फ्लैट हैं, इतने करोड़ों का फ़र्क पड़ेगा, आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उससे एक बात कही कि इंसान की ज़िंदगी में 2 लम्हे अहम होते हैं, गमी का या खुशी का। आप मुझे बताएं उस वक्त ये दरवाज़ा छोटा अच्छा लगेगा या बड़ा। तो उसने कलम रख दिया, उसने कहा मेरे पास आज तक, मैं 60 साल का हो गया हूँ, कोई आगे ये नहीं कहता है कि खर्च करो, कहते हैं 2 इंच बचा दो, तो आपकी मर्जी है अगर आपका। मैंने कहा बिल्कुल आप करें। तो मैंने हर 1 बेडरूम हो या 5 बेडरूम हो, सबको मैंने डबल डोर दिया है। वो कहते हैं ना कि ऊँठा ने यारी लाओ तो दरवाजे ਵੱਡੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ऊँठा ने यारी लवाते ही रेजिडेंस में। बिल्कुल। फिर आपका जो 1 बेडरूम है उसमें मेरी इनफरादियत ये है कि जनरली 1 बेडरूम में आप एक कमरा और किचन देते हैं, मैंने आपको सिटिंग एरिया भी दिया, मैंने लॉन्ड्री भी दी, मैंने स्टोर भी दिया, और मैंने आपको टेरेस भी दिया। 2 बेडरूम में मेरी इनफरादियत ये है कि 2 बेडरूम का जो मास्टर बेड है उसका साइज़ जो है बाथरूम का 12 फीट बाई 6 फीट है, कमरे का। ये पूरा कमरा हाँ ही। कमरे, हाँ वो बाथरूम का है। 3 बेडरूम में मेरी इनफरादियत ये है कि मेरा ब्रोशर पढ़ेंगे आप, 3 बेडरूम लिखा है, काउंट करेंगे तो 4 बेडरूम है। चौथा बेडरूम जो है उसको प्राइवेसी के हवाले से रखा गया, उसका दरवाज़ा बाहर से है, फ्लैट का जो दरवाज़ा है उसके बराबर में एक दरवाज़ा और है, वो एक अलग कमरा है, फुल बाथरूम शावर के साथ। आप उसे गेस्ट रूम बना लें, आप उसे सिटिंग रूम बना लें, आप उसे मेड सर्वेंट को दे दें, दफ्तर बना लें, इट इज़ अप टू यू। आपकी प्राइवेसी के लिए मैंने वो कमरा दिया, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। 4 बेडरूम में मेरी इनफरादियत ये है कि 1000 गज से कम पे अगर कोई बंगला हो तो उसमें डबल किचन नहीं मिलेगा। मेरा फ्लैट के अंदर डबल किचन है 4 बेडरूम में। ग्रीस किचन अलग है, फैंसी किचन अलग है, यानी बेगम साहब के लिए अलग किचन है और खान सामे के लिए अलग किचन है। हाँ, लड़ाई हो जाए तो मियाँ बीवी अलग बना सकते हैं। फिर मैंने एक चीज़ दी जो अभी तक कहीं नहीं बनी दुनिया में। दुनिया में क्या है वो, ट्रिप्लेक्स। और ट्रिप्लेक्स वो जो उसका तीसरा फ्लोर जो है ओपन टू स्काई है और है भी बीच में। वाह। मेरे आर्किटेक्ट ने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं आपके बीच में हो और ओपन टू स्काई हो। मैं कहा बिल्कुल नहीं, छत पे ले लें। मैंने नहीं, छत पे नहीं जाऊंगा मैं, वहाँ तो मेरा पेंट हाउस है। तो 14वां, 15वां, 16वां फ्लोर, अब जो 16वां फ्लोर है वो ओपन टू स्काई है, उस पर चिकोजी, उस पर बारबेक्यू का सेटअप, उस पर पार्टी डेक, उस पर गार्डन और सामने झील है आपके। वाह। ठीक है। उन्होंने कहा देखिए ये बना तो रहे हैं आप, ये दुनिया में नहीं है कहीं। मैं कहता हूँ ये बिकेगा नहीं आपसे, क्योंकि उसका कवर्ड एरिया 5000 स्क्वायर फीट हो गया जो एक बंगले का होता है। मैंने कहा आप नहीं बिकेगा, मैं भाई भतीजों को दे दूंगा, आप बनाएं। 3 बिक गए, 1 रह गया, सिर्फ 4 थे वो। वाह। ठीक है ना। फिर इसके ऊपर मैंने पेंट हाउस दिए। पेंट हाउस में स्मार्ट सिस्टम बहुत दिया है और वो 2000 से लेके 3.5 तक हैं, लेकिन कमरे उसमें 2 ही रखे हैं, लेविश बनाया है। आप एयरपोर्ट पे उतरे, आपने कहा गर्मी बहुत है, अपने टेलीफोन से अपना घर ठंडा कर लें। आपको किसी ने बेल दिया, पहले आप टेलीफोन पे उसकी शक्ल देख लें, फिर खोलें। आपके कर्टन है, वॉइस कमांड में दे दें या सनसेट सनराइज से दे दें। इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हमने उसके अंदर दी Very हैं। good. तो इंटरनल प्लानिंग हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। फिर एमिनिटीज़ हमारी, वो आप हैरान हो जाएंगे सुन के। पूरा एक फ्लोर मैंने एमिनिटीज़ को तकरीबन दिया है। अगर वो फ्लोर में बेचता तो 1 अरब का था। वो एमिनिटीज़ में क्या है जनाब, बैंक्वेट हॉल दिया है जिसमें किचन भी है, बाथरूम भी हैं, 150 आदमी एकोमोडेट हो सकते हैं। सालगिरह हो, मजलिस हो, मिलाद हो, मंगनी हो, आप गमी खुशी वहीं कर लें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है दुनिया का जिसके एक प्रोजेक्ट के 2 रिसेप्शन है। और मेरा जो रिसेप्शन है वो 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड का है। उसकी हाइट जो है 34 फीट है। समझिए। अच्छा, 2 क्यों है कि आपने बाहर से अब बच्चे की सालगिरह में 100 आदमी बुला लिए
तो मेरे लोग डिस्टर्ब न हो इसलिए मैंने उनके लिए रास्ता अलग रखा है। अच्छा, वो सीधा हॉल के अंदर ही जाएंगे वो जी जी जाएं, कम्युनिटीज़ में? हाँ। ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने गेस्ट रूम दिए। अब जब मेहमान आता है तो कह के नहीं आता पाकिस्तान में कोई आया, अब आपने रात को आ गया, आप क्या करेंगे? ड्राइंग रूम में आप मोहम्मदी बिस्तरा लगाते हैं, सो जाओ भाई। मैं कहा नहीं, मेहमान की इज्जत होनी चाहिए। मेहमान बड़ी चीज़ है, रहमत है अल्लाह की। मैंने गेस्ट रूम दिए 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड के कमरे, आप वहाँ भेज दीजिए अपना मेहमान, उसी फ्लोर के ऊपर है वो मेहमान, वहाँ ठहरे। फिर मैंने बिजनेस सेंटर दिया है जिसमें तमाम मॉडर्न गैजेट्स लगे हुए हैं। आपकी तबीयत नासाज है या बाहर मौसम ख़राब है, आप नहीं जा सकते, आ जाइए वहाँ से बिज़नेस करें। आपका प्रिंसिपल कोई बाहर से आया, आप एयरपोर्ट से लेके आएँ, कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाएं, डील करें, छोड़ आएँ। अगर वो कहता नहीं 2 दिन रुकना पड़ेगा डील करने के लिए, अगेन आपको मैरियट जाने की ज़रूरत नहीं, उसी स्टैंडर्ड का कमरा मौजूद है, वहाँ ठहराइए आप। वेरी नाइस। फिर मैंने डे केयर सेंटर दिया है वर्किंग पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। वो इतना मॉडर्न है कि आप अपना बच्चा छोड़ के जाइए और अपने टेलीफोन पे देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको परेशानी ना हो कि बच्चा छोड़ आए हम। फिर किड्स प्ले एरिया दिया है, शाम को आप आके बच्चे को लेके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किड्स प्ले एरिया में चले जाएं और जब थक जाएं तो ऊपर फ्लैट में चले जाएं। वाह। फिर मैंने बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि हमारे मज़हब में मुसलमानों में ये है कि बुज़ुर्ग जो हैं बुढ़ापे में उनको मोहब्बत की नज़र से देखना भी इबादत है, खिदमत तो अलग है। तो मैंने एक सीनियर क्लब बनाया, सीनियर सिटीजन लाउंज के नाम से। उसके अंदर जब बुज़ुर्ग जाएंगे तो उसकी ऐसी थीम है कि वो अपनी जवानी में पहुंच जाएंगे, वाह। समझो, एंजॉय करेंगे। वो बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन थीम यही है कि उसमें जाके वो एंजॉय करेंगे। फिर मैंने शॉर्ट थेरेपी चैम्बर दिया जो दुनिया में बहुत मकबूल है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, मगर पाकिस्तान में किसी ने नहीं सुना है। वो क्या है कि एक चैम्बर होगा जिसकी चारों दीवारें नमक की होंगी और एक मशीन नमक को धुआं बना के उड़ा रही है। आपने सिर्फ अंदर बैठना है। 70% जल्द की बीमारियों का इलाज है, 70% चेस्ट की बीमारियों का, इंक्लूडिंग दमा। और एक बड़ी बीमारी जो हर आदमी को है वो स्ट्रेस, जब अंदर से आप बाहर आएंगे स्ट्रेस लेवल 0 होगा। वेरी नाइस। फिर मैंने योगा दिया है, योगा सेंटर, मैं खुद भी योगा करता हूँ। और योगा की इफादियत आपको जानना है तो बाहर की दुनिया से पूछे। मेरे पास डैलस से एक डॉक्टर आए, न्यूरो सर्जन, उन्होंने ज़मीन वमीन खरीदी हमारे यहाँ, तो वो बड़े हैरान हुए कि यार योगा सेंटर आप बना रहे हैं, ये आपको कैसे नॉलेज? मैंने कहा मैं खुद करता हूँ। कहने लगे मैं भी करता हूँ और पता नहीं कितने $1000 में पर मंथ देता हूँ। और मेरा जो ट्रेनर है अपने प्राइवेट जेट में आता है हफ्ते में 4 दिन, और उसका मानना यह है कि 60 साल का आदमी दीजिए, 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं उसको 40 साल का कर दूंगा। तो मैंने कहा डॉक्टर यू आर ए न्यूरो सर्जन, डू यू बिलीव इट? यस आई बिलीव इट। तो ये भी मैंने दिया। फिर इंडोर गेम्स मैंने टेबल टेनिस वगैरह दिए। फिर मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट जिम भी दिया। फिर मैंने उससे कॉफ़ी शॉप भी दिया कि आपको कॉफ़ी पीने की ज़रूरत पड़े तो वहीं से मंगा लें, आप शतरंज खेल रहे हैं, देर हो गई है। अच्छा, फिर उसी फ्लोर के ऊपर एक बड़ी ओपनिंग है, बाहर निकलेंगे तो ओपन स्काई गार्डन है, उसमें जाके आप बैठेंगे तो आप चूँकि हाइट पे हैं और आपकी बिल्डिंग और झील के बीच में सिर्फ एक सड़क है, तो आपको लगेगा आप झील में बैठे हुए, एंजॉय करें आप। तो ये जो एमिनिटीज़ हैं ये नहीं, आपको इसमें कोई शक नहीं, ये अपनी दुनिया का वाकई बड़ा यूनिक फिर है। लाइफ टाइम मेंटेनेंस गारंटी, जो भी बिल्डर बनाता है वो पैसे जेब में डाल के पलट के नहीं देखता है, लीकेज हो सीपेज जो आपका जिम्मा। मैंने लाइफ टाइम गारंटी दी है, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है, कंपनी होगी अलग जो करेगी, प्लम्बर आपका नहीं होगा, वो भी हमारा, बिजली वाला भी हमारा, एसी वाला भी हमारा, सब काम वो करेंगे। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो इतना मॉडर्न है कि 21वें फ्लोर पे बल्ब फ्यूज़ होगा तो नीचे उसको पता चल जाएगा, वो जाके चेंज कराएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने मोस्ट बहुत मॉडर्न अच्छा सर, वेरी गुड। तरह के बनाया। फिर गार्बेज शूट, आपने देखा होगा अक्सर कनाली का सूट पहने, गुची का परफ्यूम लगाए, एक आदमी लिफ्ट में उतर रहा है, दूसरा एक मुलाजिम है वो कचरे का डब्बा लेके उतर रहा है। तो मैंने कहा ये नहीं होगा, गार्बेज शूट है, हर फ्लोर पे आप अपना डालिए, नीचे कनेक्शन पॉइंट पे पहुंचेगा, गाड़ी लेके चली जाएगी। नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त। फिर आपको मैंने डबल ग्लेज शीशा दिया जो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं होता, यहाँ तो होता है। उसका क्या फ़ायदा है, आपका फ्लैट डस्ट प्रूफ है, साउंड प्रूफ है
और हीट एंड कोल का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो बिजली का बिल भी कम होगा। ये सब चीज़ें नहीं है लोगों की सोच में। नहीं नहीं, ये तो वाकई बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है। हाँ। वेरी गुड। तो ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने अब समाजी खिदमात में आप माशाल्लाह आपने कंवर शमशुद्दीन मेमोरियल सोसाइटी बनाई है, ये तो उसमें थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा कि वो पर्पज़ क्या था बनाने का। उसके अंदर हमारी मैयत गाड़ी फ्री चलती है, ज़ीरो। हमारी एम्बुलेंस चलती है, ज़ीरो। हम करते हैं। फिर समाजी खिदमात भी जो होती हैं इलाके की, वो भी सब हम देखते हैं। लोगों की तकलीफ़, परेशानियाँ, उनकी मदद करना, सफ़ेद पोश लोगों की ख़ास तौर से, वो सब चल रहा है। मेरे वालिद साहब के नाम से ये सोसाइटी, तो मैं करता हूँ उसको। माशाल्लाह। अच्छा, आपने एक तंजीम और बनाई, ऑल पाकिस्तान राजपूत एसोसिएशन आरिया, जी। तो वो राजपूत कभी इकट्ठे होंगे नहीं शायद, उसी के इकट्ठे कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये मेंढक है, तोल नहीं सकते। जब मैंने शुरू किया तो यही कहा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी कामयाबी मुझे मिली है। कन्वेंशन सेंटर में मैंने कन्वेंशन किया, राजा ज़फ़रुल हक साहब, बड़ा नाम है पाकिस्तान में, वो और गवर्नर पंजाब आए थे। वो कहते ये तो हमसे नहीं भरा जाता, आपके तो लोग बाहर खड़े हैं 2-3 हज़ार। समझे? तो बड़ा हमने मेहनत बहुत की हमने, और जीप में घूम घूम के मेरी डिस्क स्लिप हो गई, लेकिन कामयाबी मिली। सिंध के अंदर 80% राजपूत हैं, पता है आपको? जितनी स्मार्ट कौम है सिंधी, वो सारे राजपूत हैं। फिर जो माइग्रेटेड हैं, कायम खानी हैं, खानजादे हैं, रांगड़ हैं, वो भी राजपूत हैं। फिर इसी तरह पंजाब में भी राजपूत हैं, बलूचिस्तान में भी राजपूत हैं, हर जगह राजपूत हैं। कितने मेंबर हैं अभी माशाल्लाह? अभी आप देखें इंटरनेशनली आपने जो बनाए। ये तो हज़ारों की तादाद में हैं लोग। हाँ, तादाद में। वेरी नाइस। तो सर एक बड़ा यूनिक सा वर्ड है, अपना एक अपने तंजीम रही है 40 रोज़ा कारी कुरान। तो ये आप माशाल्लाह बताइएगा कि ये एक मुझे समझ नहीं है, मैं थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की है, आपसे भी रिक्वेस्ट की थी, आपने थोड़ा सा बताया था, हमारे व्यूज़ को बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि उसको हम लेके चलें आगे। सर, वो ये कुरान हकीम फुरकान मजीद की तरतीब इस तरह से दी गई है कि आप उसको उर्दू में पढ़ें, अगर आपको उर्दू आती है, और अरबी आपके मुंह से अदा हो। ये उन लोगों के लिए जिनको अरबी नहीं आती, उर्दू आती है, वो कुरान पढ़ लें। मसन अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको तोड़ तोड़ के लिखा हुआ हिज्जे ज़ेर ज़बर के साथ, अल हम दो लिल ला है। तो आप वो पढ़ेंगे उर्दू में, और अरबी आपसे अदा हो रही होगी। इसमें पहले हमने नमाज की किताब बनाई, फिर हज उम्रे की बनाई, फिर 7 साल लगे हमको बनाने में कुरान मजीद को। और अब माशाल्लाह वो लोगों को हमने फ्री हदिया किया हुआ है, लोग ले जाते हैं। उसमें वज़ीर अहमद कुरैशी साहब AG पंजाब थे, उनका बड़ा रोल था। कारी मुश्ताक साहब मरहूम, जिन्होंने मेन काम किया लिखाई विखाई का और तरतीब देने का और उसके समझने का, वो उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने बड़ा काम किया। और कोई 8-10 और लोग थे जो एक सोसाइटी बनाई थी हमने, 40 रोज़ा कारी कुरान सोसाइटी। 40 रोज़ा इसलिए कहते थे कि कारी मुश्ताक साहब जिंदा थे, तो उनका क्लेम था कि कोई आदमी जिसने कुरान ना पढ़ा हो, उसको 40 दिन में मैं कुरान पढ़ना सिखा दूंगा। तो वो दफातर में क्लासें लेते थे। एक टाइम होता था 1 घंटे का, तो उसमें 40-50 आदमी बैठ गए दफ्तर के, कारी साहब वहाँ पहुँच गए, और 40वें दिन वो कहते थे अब पढ़ें आप कुरान। ये कमाल था उनका। तो इसको अब ऑनलाइन का भी प्लान है करने का? मैंने ऑनलाइन करने लगा, बाकी भी लोग मुस्तफ़ीद हों उसमें। असल में जो कारी साहब के इंतकाल के बाद काम सुस्त रवि का शिकार हो गया, और फिर कई मेंबर जो थे उनका इंतकाल हो गया। कुछ लोग जो है माइग्रेट कर गए हैं बाहर, और ख़ुद वज़ीर अहमद कुरैशी साहब जो रूह रवां थे, AG पंजाब थे, वो बीमार हैं और काफ़ी एज हो गई, तो ये स्लो हो गया है काम। लेकिन ये किया जा सकता है। आपकी एडवाइस पे मैं इस पर जाके मीटिंग करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपके मशवरे से इसको ऑनलाइन कर दिया जाए। थैंक यू सर। आप बस मुख्तसर साहब में कुछ क्वेश्चन है उनका, जिसको हम फास्ट रैपिड कहते हैं, उसको आप पता कर दें। माजी में नज़र डालें तो सियासत में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? जी, माजी में नज़र डालें तो सियासत में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी? सबसे बड़ी कामयाबी है कि आवाम की खिदमत करने का मौका मिला मुझे। कारोबार में सबसे बड़ी कामयाबी? कारोबार में मुझे ये मिली कि मुझे जो सबक दिया था मेरे वालिदैन ने दयानतदारी का, उसको प्रूव करने का मौका मिला। आगे तरक्की की है मैंने दयानतदारी से। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तहरीक या आइडियल शख्सियत कौन है? जी, आपकी पूरी लाइफ में आइडियल शख्सियत या तहरीक कौन है? खान अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम। अगर आप मुल्क के नौजवानों को मशवरा देना चाहें तो प्लीज़।
मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि दयानतदारी से और मेहनत से काम करें, आगे निकल जाएंगे। मैं मिसाल हूँ उनके सामने कि मैंने दयानतदारी से मेहनत की, जद्दोजहद की, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ। हालांकि मैं हिंदुस्तान से जब माइग्रेट हुआ हूँ तो मुझे बड़ी हैरत भी होती थी कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। खान बहादुर मंसूर अली खान, वन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ही वॉज मेयर ऑफ लखनऊ। और फिर मतलब पहले इंडियन डीएस रेलवे भी रहे वो, अंग्रेज गोरे के बाद। तो बड़ा ख़ानदान था, बड़े ज़मींदार थे, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे हम नंगे पाँव आए, जब पाकिस्तान आए माइग्रेट करके, और नंगे पाँव से फिर जूते ख़रीदना और कपड़े ख़रीदना, और फिर यहाँ तक पहुँचने में एक प्रोसेस गुजरा। लेकिन तलकीन यही थी वालिदैन की कि दयानतदारी से मेहनत करो, कामयाबी अल्लाह देता है, आप नहीं ले सकते कामयाबी। जो आप खींचते हैं वो झूठी कामयाबी होती है, रिवर्स गियर लगता है। हमें तो अल्लाह ताला ने ऐसे अच्छा, ऊपर रखा हुआ है। ये बताइएगा कि लोग आप को किस नाम से पहचान करें, आपकी आपकी ख्वाहिश क्या है, एज ए समाजी कारकुन, एज ए सियासतदान, एज ए कारोबारी शख्सियत? वैसे तो इंसान की याद कर लें, बड़ी बात है। वाह, खूबसूरत। इंसान के अंदर सारी चीज़ें कवर आ गई। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। बड़ा बड़ा वेलकम बड़ा ऑल द मज़ा आया। और हमारा इतना बड़ा होता नहीं दुरानियाँ, लेकिन आपसे गुफ्तगू इतनी चली है कि मैंने उसको कंटिन्यू रखा और बड़ा मज़ा आया बहुत आपके साथ शुक्रिया से। आपका। आई थैंक एम यू वेरी रियली मच। ऑब्लाइज, आपने बड़ी मोहब्बत मेहरबानी से मुझे टाइम दिया है। मैं आपका हमेशा मशकूर रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, कुंवर कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मैं तो क्लोजिंग मार्क्स भी नहीं मेरे पास, माशाल्लाह इनका तो पूरा इंटरव्यू ही एक पूरा सबक है। इनकी हमने बचपन से सियासत से लेके तालिब इल्मी से लेके कारोबारी और सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। यकीनन आपके लिए ये इंटरव्यू मशले राह होगा। इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा सबक मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक मंजूर है अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।